वर्ल्ड बैंक का एस्टीमेट है कि इंडिया इस साल 7% अपने जीडीपी में ग्रो करेगा 2024-25 के ईयर में। ईरान का जो मिसाइल सिस्टम है क्या वो फेल हो रहा है? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी में। मैं नेहा आप सभी के आगे यूपीएससी समाचार की 4 सितंबर की क्लास लेके आई हूँ, जो कि डेली इनिशिएट में हम करते हैं। जैसे कि आपको पता है हम 4 प्रीलिम्स के रिगार्डिंग न्यूज करते हैं और 1 मेंस की करते हैं। ठीक है, जो बच्चे नए आए ना उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि पिछले 3 सालों में हमारी एकेडमी ने 108 सिलेक्शन दिए हैं। 2024 में 51 सिलेक्शन हुए थे, जिसमें आपकी एसडीएम की डीएसपी की पोस्ट हमारी एकेडमी से ही थी। उसके अलावा 2023 में 24 सिलेक्शन हुए हैं, जिनकी फर्स्ट रैंक थी अनिल कुमार, वो हमारी एकेडमी के ऑफलाइन स्टूडेंट रहे हैं। जो बच्चे 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एचसीएस के लिए, वो हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जो आज का इंडेक्स है वो हम स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं जो न्यूज है। लेट्स स्टार्ट। हमारी पहली न्यूज है प्रीलिम्स फैक्ट के बारे में। देखो, जो वर्ल्ड बैंक है उसका एस्टीमेट है कि इंडिया 7% ग्रो करेगी इस साल। उसके अलावा क्या है, जो हमारा जॉन मिल्स की थ्योरी आई है किस पे, लिबर्टी पे। ठीक है, यूटिलिटेरिज्म देखेंगे हम और उसके अलावा देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो हमारी थर्ड न्यूज है वो कवच एक्सपेंशन है। जो रेलवे सिस्टम है उसने कवच सिस्टम लॉन्च किया था। कवच सिस्टम क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपके जितने भी एरर्स हैं उनको डिफाइन कर लेता है पहले ही। अब उसका क्या बात कर रही है कि उसको बजट में उसका एक्सपेंशन के लिए बजट लॉन्च किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपका ना नेक्स्ट न्यूज हो जाती है कि इजराइल और ईरान के बीच में जो टेंशन चल रही है, उसमें जो ईरान ने अपनी मिसाइल लॉन्च की थी अप्रैल 2024 में, वो फेल हो गई है। जीरो एफआईआर के बारे में देखेंगे कि जीरो एफआईआर कैसे होती है, क्या ये टर्म है, एफआईआर क्या होती है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है ना मेंस के रिगार्डिंग में, वो क्या है, हमारी एआई गवर्नेंस। तो एआई गवर्नेंस के बारे में देखेंगे कि इंडिया कैसे इसमें अपना एक लीडरशिप का रोल प्ले कर रहा है। तो हमारी फर्स्ट न्यूज है। देखो, इसमें क्या है कि जो वर्ल्ड बैंक है ना उसने क्या बोला है, उसने फोरकास्ट किया कि इंडिया 7% ग्रो करने वाली है। ठीक है, पहले उसने क्या बोला था, पहले उसने बोला था कि इंडिया ना 6.6 करेगी, बट बाद में उसने अपने स्टेटमेंट में क्या बोला कि 7% करेगी। यहाँ पे बोल रहा है फोरकास्ट टू 7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 अप टू फ्रॉम 6.6, मतलब 6.6 से अब कितना एस्टिमेट किया, 7 किया। कौन कर रहा है ये, आपका आईएमएफ और एशियन डेवलपमेंट बैंक कर रहे हैं। ठीक है, ये फोरकास्टिंग का काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर था ना, उसमें हमारी कितनी थी, 8.2 थी, यानी 2024 में हमारी डिक्रीज हो रही है। उसके अलावा क्या बोल रहा है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना उसमें 9.9% क्या करेगी, ग्रो करेगी। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है वो सर्विस सेक्टर की है, और जो अंडर परफॉर्मेंस है वो कौन सा है, वो आपका एग्रीकल्चर है। जो वीमेन की अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंप्रूव हुई है, लेकिन जो आपकी यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो रिमेन हाई है। ठीक है, इसके अलावा ये हमारा एक क्वेश्चन है यूपीएससी में 2016 में आया था, इसमें पूछा गया, देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इंडेक्स पूछ लिया जाता है और उसकी अथॉरिटी पूछ ली जाती है। जैसे इसमें क्या पूछा गया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स आपका कब आया था, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपका आया था, सॉरी कौन लेके आता है, ठीक है, तो कौन लेके आता है, आपका वर्ल्ड बैंक लेके आता है। इसके अलावा हमारी नेक्स्ट न्यूज हो जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जो आपका जीएस 4 का पेपर है उससे रिलेटेड है। इसमें जो आपके जॉन कोर्ट मिल है, यहाँ पे नेम है उनका, जॉन शॉर्ट मिल है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लिबर्टी पे अपनी थ्योरी दी है। इन्होंने क्या बोला है कि इंडिविजुअल की फ्रीडम शुड ओनली बी रिस्ट्रिक्टेड टू प्रिवेंट हार्म टू अदर, यानी इंडिविजुअल की रेस्ट्रिक्शन को, एक इंडिविजुअल है उसकी लिबर्टी को या उस तभी रेस्ट्रिक्ट करो जब वो किसी को हार्म कर रहा हो, अदरवाइज स्टेट इसमें इंटरवेन ना करे। यानी स्टेट एक इंडिविजुअल की लिबर्टी जब तक ना ले जब तक वो इंडिविजुअल किसी और की लिबर्टी को हार्म ना कर रहा हो, यानी सोशल डिस्टर्बेंस ना कर रहा, मतलब सोशल डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा हो। ठीक है, उसके अलावा हमारे आर्टिकल में इनकी थ्योरी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो ये क्या बोल रहा है कि मिनिमम स्टेट इंटरवेंशन इन पर्सनल लिबर्टी, यानी पर्सनल लिबर्टी में सबसे मतलब मिनिमल, कम से कम क्या हो, स्टेट का इंटरवेंशन हो। स्टेट का इंटरवेंशन जब भी हो जब वो किसी सोसाइटल हार्म कर रहा हो, तभी स्टेट उसमें इंटरवेन करे। ठीक है, ऑन लिबर्टी मिल्स थ्योरी ने, देखो मिल्स का जो जॉन मिल था वो का 19th सेंचुरी के फिलोसफर है। उन्होंने लिबर्टी पे अपनी थ्योरी दी है, जिसमें वो क्या बोलते हैं, लिबर्टेरिज्म और यूटिलिटेरिज्म की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, देखो लिबर्टेरिज्म में क्या आता है, ये वर्ड है ना, ये कीवर्ड्स है, या आप है ना किस में यूज कर सकते हैं, या आप अपने एथिक्स के पेपर में, अपने सोसाइटी के पेपर में, अपने पॉलिटी में भी कहीं अगर लिबर्टी से रिलेटेड कुछ है तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं कि इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी, यानी इंडिविजुअल की अपनी जो स्पीच हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, रिलीजन हो गया, ठीक है, थॉट्स हो गए, उसमें क्या हो, उसकी अपनी ऑटोनॉमी। उसके अलावा क्या बोला, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, यानी हर एक इंडिविजुअल को इक्वली ही ट्रीटमेंट मिले।
उसके अलावा क्या, यूटिलिटेरिज्म। देखो यूटिलिटेरिज्म का मतलब क्या होता है, राइट और रॉन्ग में फर्क देखना। किस बेसिस पे, आउटकम बेसिस पे। क्या बोल रहा है कि राइट और रॉन्ग बेस्ड ऑन द आउटकम्स। आउटकम्स कैसे हो सकता है, जैसे कि एक टेररिस्ट है, अगर उसको अपनी आर्मी के कोई भी सोल्जर है उसको मार देता है, तो क्या हम उस किलिंग को क्या दिखाएंगे कि वो ट्रू ही है, क्योंकि उस टेररिस्ट से बहुत सारे लोगों की जान को खतरा था। तो आउटकम देखा हमने, मीन नहीं देखा कि उसको मार दिया गया है, बट रीजन देखा है, आउटकम देखा है, तो हम इसको जस्टिफाई करते हैं। लेकिन देखो इसमें है ना, यूटिलिटेरिज्म की अपनी क्या वीकनेस होती है कि इसमें सिर्फ ब्लैक और व्हाइट होता है, मतलब ग्रे इसमें कोई लेवल ही प्ले नहीं करता, या तो ब्लैक होता है या व्हाइट होता है। इसका मतलब ये है कि कई बार इसका ना रॉन्ग वे में यूज होता है कि सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए, जैसे आप चोरी कर रहे हो तो आप जस्टिफाई कर रहे हो, मैं चोरी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस चीज की जरूरत है, तो ऐसे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते ना। अब देखो इसके प्रिंसिपल है, पहला प्रिंसिपल क्या कहते हैं, हार्म प्रिंसिपल। ठीक है, हार्म प्रिंसिपल में क्या है, इंडिविजुअल अगेंस्ट देयर विल इज टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स। यानी जो इंडिविजुअल है ना अगेंस्ट देयर विल, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें सेम बात बोल रहा है कि जो इंडिविजुअल है ना वो तब तक जो अपनी ऑटोनॉमी को एंजॉय कर सकता है, लेकिन वो जब किसी और की हार्म कर रहे हैं ना, उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा क्या है, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। देखो दो चीजें हैं, एक सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन होता है और एक आपका होगा यहाँ पे अदर्स रिगार्डिंग एक्शन। देखो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में क्या होता है, ओनली इंडिविजुअल, जैसे मैं मेरे लिए सोचूं तो सेल्फ रिगार्डिंग फंक्शन हो गया। एक मैं दूसरों के भले के लिए सोचूं तो वो क्या है आपका अदर रिगार्डिंग एक्शंस। ठीक है, इफेक्ट अदर और सोसाइटी। अब देखो लिबर्टेरियन व्यूज ऑन फ्रीडम, इसमें क्या है कि मिनिमल स्टेट इंटरवेंशन होना चाहिए, शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड अनलेस दे कॉज हार्म टू अदर्स। जब तक रेस्ट्रिक्ट मत करो तब तक वो किसी और को हार्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फ्री स्पीच होना चाहिए, कंप्लीट फ्रीडम होनी चाहिए आपकी थॉट्स की, एक्सप्रेशन की। ठीक है, उसके अलावा क्या बोल रहे हैं, सप्रेसिंग ओपिनियन इवन इफ दे आर फॉल्स। अगर स्टेट किसी की एक्सप्रेशन को दबा रहा है तो वो सही नहीं है, क्योंकि अगर वो गलत भी है तो हमें एक नया सॉल्यूशन मिलता है उसकी उस चीज से। अगर कोई गलत चीज होती है तो हम नए उसके सॉल्यूशंस के साथ आते हैं ना, तो उसको सरप्रेस नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, फोर्थ बोल रहा है आपका लिमिट्स ऑफ फ्री स्पीच। इसमें क्या बोल रहा है, स्पीच शुड बी लिमिटेड इफ इट इज इंसेंट्स हार्म और कोज सोसाइटल डिस्ट्रप्शन। सेम बात को अलग अलग व्यू में बोल रहे हैं कि अगर सोसाइटल हार्म कर रहा है तो हम इंडिविजुअल को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, अगर इसके बाद जैसे कि है ना, इसमें क्या हो सकता है कि जैसे इंसेंटिंग वोलेंस अगेंस्ट अ स्पेसिफिक ग्रुप। देखो अगर हम किसी चीज को रीजनेबल ठहरा रहे हैं, जैसे कि आप देखोगे ऑनर किलिंग है, ऑनर किलिंग किस पे डिपेंड करती है, अगर उनकी ऑनर किलिंग जिसने की है उसके अगर आउट यूटिलिटेरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, उसका आउटकम देखोगे, वो क्या बोलेगा, मैंने सही किया है, मैंने अपनी ना इज्जत बचाने के लिए चीज की है, जैसे कास्ट किलिंग होगी। ठीक है, जैसे कास्ट किलिंग होगी, कास्ट में किलिंग होती है ना, तो उसको क्या बोलेगा ये आपका ऑनर किलिंग में उसको जस्टिफाई करेगा। सती सिस्टम में भी क्या करते हैं, जस्टिफिकेशन होता है। ठीक है, तो ये सब आपके गलत चीजें होती है। इसके बाद क्या रेलिवेंस टूडे, आज के टाइम में इसका क्या रेलिवेंस है, डिस्कस ऑन फ्री स्पीच एंड इट्स लिमिटेशन। ठीक है, बैलेंस बिटवीन किसके बीच में बैलेंस करना, हमें इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोसाइटल प्रोटेक्शन के बीच में हमने क्या करना है, उसको बैलेंस करना है। इसके अलावा हमारा ये देखो, ये आपका यूपीएससी का प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाता है, इससे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। उसके अलावा देखो हमारी थर्ड न्यूज है, इंडियन इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे। देखो रेलवे ने क्या किया है, रेलवे ने अपने बजट में 2200 करोड़ मनी को क्या किया है, अलॉट किया है, बजट को अलॉट किया है, किसके लिए, कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए। ठीक है, कितने आपके 7228 जो रूट किलोमीटर है वहां तक इसको कवर करेगा। देखो अब ये देखेंगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कवच सिस्टम क्या होता है, इंडिजीनियस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो क्या करता है, यानी इंडिया के द्वारा बनाया गया है और क्या करता है, कोलिजन को बचाता है। ठीक है, ट्रेन एक्सीडेंट्स को बचाता है। जैसे आपने उड़ीसा में देखा था कि 3 पैसेंजर ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था, बहुत सारी आप देख रहे हो आजकल न्यूज आ रही, तो उससे बचाने के लिए क्या किया है, कवच सिस्टम को बजट में मनी को अलॉटमेंट हुई है। ठीक है, उसी पे न्यूज है। देखो अब कवच सिस्टम में क्या होता है, इसके की कंपोनेंट क्या होते हैं कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप किसी ट्रैक पे चल रहे हो
तो आपके ट्रैक पे भी आपके रेडियो फ्रीक्वेंसी का सिस्टम लगा है, जैसे वहां पे सिग्नल्स हो गए उनमें लगाओ, ट्रेन के अंदर होगा, ठीक है। तो तीनों एक दूसरे से कोरिलेट करके उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते जाएंगे। सपोज दैट अगर आपका ड्राइवर है जो भी आपके ट्रेन को चला रहा है, वो अगर उसको इमीडिएट नहीं रोक पा रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रेन क्या कर देंगे, अपने आप को रोक लेगी जब उसको इमिनेंट डेंजर दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे ट्रैक पे या आपके जो सिग्नल्स है उनसे, है ना, कि रेड सिग्नल इग्नोर हो गया उनसे, है ना, रियल टाइम कम्युनिकेशन अगर नहीं हो पा रहा है तो उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रेडार है, इसमें भी ट्रेन को कंट्रोल करेगा। रेडियो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे आपके टावर बनाए जाएंगे, देखो ये सब है ना, आप रेलवे पे अगर कोई क्वेश्चन आता है इकोन में, वहां पे लिख सकते हो कि टावर्स बनाए जाएंगे जो आपके ना रेलवे के कम्युनिकेशन को देखेंगे, सिंबल्स जहाँ पे होते हैं, सिग्नल्स जो होते हैं उनमें अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। अगर नहीं होते तो ऑटोमेटिकली जो हमारा कवच सिस्टम है वो वर्क करे। उसके अलावा ट्रेनिंग प्रोवाइड करो आप, है ना। फिर क्या है, कैबिन इंस्ट्रूमेंट पैनल्स, ठीक है, स्पीड लिमिट्स के बारे में, सेफर ऑपरेशंस, ठीक है, ये सब बता रखा है। ऑटोमेटिक ब्रेक मैंने आपको बताया कि ऑटोमेटिक ब्रेक लगा ले, है ना। जब अगर रेड लाइट, अगर बाय द वे जैसे कि सिग्नल पे रेड लाइट नहीं देख पाता है और उसको क्रॉस कर देती है ट्रेन, तो वो ऑटोमेटिकली ही अपने आप को रोक ले, है ना। उसके अलावा क्या है इसमें, ऑन बोर्ड डिस्प्ले। ऑन बोर्ड डिस्प्ले में क्या बोलता है, अगर लो विजिबिलिटी, जैसे आपने देखा होगा कि सर्दियों में क्या होता है कि ट्रेन जब जा रही होती है ना, तो उनको क्या बोलते हैं कि भाई डिले हो रहा होता है फोग की वजह से, तो लो जब क्या होती है विजिबिलिटी होना, तब भी ये वर्क करे। इसके बाद क्या है, डिप्लॉयमेंट, ठीक है, कवरेज क्या है, इतने एरिया में कवर करेगा, आपका इतना पैसा लॉट हुआ है। करंट प्रोग्रेस क्या है, 3000 रूट किलोमीटर तक अभी तक हमने कवर कर लिया। इसके बाद हमारी नेक्स्ट न्यूज हो जाती है, ये देखो एक आपका क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, यूपीएससी 2023 में पूछा गया था ये। इसके बाद आपकी नेक्स्ट न्यूज है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। इसमें क्या है, जो आपकी ईरान मिसाइल प्रोग्राम है ना, लॉन्ग सीन एज अ की एलिमेंट ऑफ इट्स डिफेंस बेस्ड सिक्योरिटी स्क्रूटनी आफ्टर ए लार्जली अनसक्सेसफुल अप्रैल 2024। देखो क्या हुआ था अप्रैल 2024 में, कि ईरान ने अपनी साइड से ना मिसाइल लॉन्च की थी, किस पे, इसराइल पे। ब्लास्टिक मिसाइल थी, क्रूज मिसाइल थी, और आपके ना जो नॉर्मल टॉर्पेडो मिसाइल, मतलब बहुत सारी मिसाइल्स उस पर लॉन्च की, ठीक है। अब क्या हुआ कि वहां पे जो टारगेट्स उन्होंने ये किए थे ना कि इस टारगेट पे जानी चाहिए, वहां तक वो पहुंची ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या था, फेलियर दिखा रहा था ईरान की साइड से जो उनका मिसाइल सिस्टम था। देखो ईरान मिसाइल सिस्टम का जो प्रोग्राम के की पॉइंट्स है, देखो ओरिजिन कब हुआ था, 1918 ड्यूरिंग ईरान इराक वॉर में इन्होंने ओरिजिनेट किया था, मतलब स्टार्ट किया था, है ना। उसके बाद कैपेबिलिटी क्या है, शॉर्ट मीडियम है, लॉन्ग रेंज है, बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल्स है, ड्रोन्स हैं, इनके ये नेम्स हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ था कि अप्रैल 2024 में ना अटैक किया था 120 बैलिस्टिक मिसाइल से, क्रूज मिसाइल से और ड्रोन से एट इजराइल पे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये क्या दिखा रहा है कि देखो ये ऐसे प्लेयर्स को दिखा रहा है कि ईरान तो क्या, ईरान में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि उसकी मिसाइल्स वहां से टारगेट कर पाए, कुछ तो उसमें एरर रही होगी ना। तो क्या ईरान को तो नीचे दिखा रहा है, इजराइल और इजिप्ट को ऊपर दिखा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल। देखो यहाँ पे है की टूल इन एसिमेट्रिकल वॉरफेयर, इसको क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल वॉरफेयर हुआ है। यानी आपके पास, जैसे अगर मैं एक न्यूक्लियर पावर कंट्री हूँ, जैसे इंडिया एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, तो उनमें क्या सिमेट्रिकल है। लेकिन ऐसी कंट्री के साथ वॉर करो जो न्यूक्लियर पावर ना हो, तो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर होगा। तो इसमें ना मैच नहीं हो रहा, ईरान कैन नॉट मैच कन्वेंशन मिलिट्री पावर्स, ठीक है। इसके बाद प्रॉक्सी यूज हो रहा है। प्रॉक्सी यूज में क्या हो रहा है कि जो हिजबुल्ला है ना लेबनान में, आपने सुना होगा कि इसराइल के साथ हिजबुल्ला के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लेबनान के साथ वॉर चल रहे हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली उन पे वॉर किया है, मतलब पहले लेबनान वॉर में आ नहीं रहा था, हिजबुल्ला उन पे अटैक कर रहा था, लेकिन अभी इनिशिएट किया किसने, इसराइल ने लेबनान पे अपने मिसाइल्स दागे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, हौतीज इन यमन। देखो हौतीज हौतीज हौतीस और आपका हिजबुल्ला, अगर ये वर्ड्स आ जाते हैं ना, तो ये क्या है, आपके टेररिस्ट ग्रुप है। ये आपका यमन में है और हिजबुल्ला आपका लेबनान में है, ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट ये एक पीवाईक्यू है, 2018 में आया था, टू स्टेट सॉल्यूशन, किसके रिगार्डिंग में ना मेंशन था उस टाइम में, जो न्यूज आई होगी, तो ये आपका इसराइल से रिलेटेड था। इसराइल पे क्वेश्चन आते रहते हैं कि कौन से इसके मतलब बॉर्डर कंट्रीज हैं, ठीक है, कहाँ लोकेट है, कुछ आसपास का उसको पूछ, क्योंकि वो हमेशा हॉटस्पॉट रहता है। उसके बाद देखो जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर क्या होती है, देखो न्यूज क्या है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने बोला है कि जो आपके यूटीज हैं टू इंश्योर करेंगे जीरो एफआईआर रिकॉर्ड्स इन लोकल लैंग्वेज आर compiled by a translated copy of the same with when forward to
देखो इसमें सिंपल सा क्या बोल रहा है कि जो आपका यूनियन मिनिस्ट्री है ना, उसने क्या बोला है यूटीज को कि आप ट्रांसलेट करो। जैसे कि जीरो एफआईआर क्या होती है, अगर क्राइम कहीं हो, ठीक है, मतलब कोई भी जगह क्राइम हुआ हो, ठीक है, और आप किसी और स्टेट में उसकी एफआईआर लिखवा रहे हो, वहां पे आपका जैसे पुलिस सिस्टम भी, जैसे जो आपका ना क्या बोलते हैं, थाना बोलते हैं ना जिसको हम, पुलिस स्टेशन जो होते हैं, वो अगर कहीं और का भी हो तो हम किसी भी स्टेट में जाके जीरो एफआईआर को लिख सकते हैं। वो जीरो एफआईआर जहां हमने लिखी है ना, वहां से हमारे जो एग्जैक्ट लोकेशन है ना, वहां पे ट्रांसफर की जाएगी। तो उसकी जो लैंग्वेज ट्रांसफर है ना, उसकी ये बात कर रहा है आर्टिकल। इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, हमारे लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एफआईआर क्या होती है, देखो एफआईआर होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। कहीं भी डिफाइन नहीं है, ना तो इंडियन पैनल कोड में डिफाइन है, ना आपका क्रिमिनल प्रोसीड्यूर में डिफाइन है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका पुलिस रेगुलेशन रूल है, इंफॉर्मेशन है, कहीं भी डिफाइन नहीं है। देखो एफआईआर किस पे होगी, कॉग्निजेबल ऑफेंस पे होगी। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें आपको विदाउट वारंट क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, मतलब विदाउट वारंट। इसके बाद आपका क्या है, एक कॉपी होती है इंफॉर्मेशन की। इसमें तीन चीजें, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एफआईआर में ऐसा होता है, क्या तो आप लिख के मतलब बता दो, ठीक है, या आप बोल के बता रहे हो वो लिख रहे हैं, या आपको किसी ने लिख के दिया, आप उसमें अपना सिग्नेचर या अपना थंबप्रिंट लगवा लो, ठीक है। इसके बाद देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर क्या होता है कि जीरो जीरो एफआईआर कैन बी filled in any police station by the victim irrespective of their residence or the place of occurrence of the crime। जहां क्राइम हुआ है, irrespective of police station, irrespective of residence। यानी देखो जैसे आप हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो इसका मैटर नहीं है, क्राइम कहाँ हुआ है, लेकिन आप एट प्रेजेंट आज जहां हो, आप वहां पे अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। उसको जीरो एफआईआर बोलते हो। ये अभी है ना विशाखा गाइडलाइंस के बाद ही आई थी, जो आपका निर्भया केस हुआ था, है ना। इसमें देन द ट्रांसफर टू द रेलिवेंट पुलिस स्टेशन में भेजा जाएगा, ठीक है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा। नो रेगुलर एफआईआर नंबर इज गिवन, कोई भी रेगुलर एफआईआर नंबर नहीं दिए जाते। जो फ्रेश पुलिस स्टेशन में जाएगी ना, जो रेलिवेंट पुलिस स्टेशन होगा, उसमें फ्रेश नंबर दिए जाते हैं उसको। जस्टिस वर्मन कमेटी ने सेटअप किया था, किसके बाद, निर्भया गैंगरेप के बाद इसको किया था, क्रिमिनल लॉज के अकॉर्डिंग, ठीक है। जीरो एफआईआर इंश्योर करती है कि विक्टिम डज नॉट हैव टू रन फ्रॉम द पिलर टू पोस्ट टू गेट अ पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि जो आपका विक्टिम है वो इजीली कहीं भी अपना एफआईआर दर्ज करवा पाए, ठीक है, स्पीडली रिड्रेसल होगा, ठीक है। ये सब इसमें जीरो एफआईआर में। एफआईआर अंडर न्यू क्रिमिनल लॉज, अभी एफआईआर का क्या मतलब, न्यू क्रिमिनल लॉज आए थे जिसमें आपको पता होगा, आपके जैसे भारतीय न्याय संहिता 2023 में आई है, भारतीय सॉरी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, भारतीय संख्या अधिनियम 2023, पैनल कोड इनके सबकी ये आपके नाम है, ये आपने पहले आर्टिकल्स में देख लिए होंगे। इसका मेन मोटो क्या है कि इजी हो, क्विक हो प्रोसेस को, ठीक है। उसके अलावा क्या है, अभी एक ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो क्या होता है इसमें, जैसे आपका ये जो भारतीय BNSS है, इसमें कलेक्शन में क्या होता है कि अगर कोई बंदा है जिसकी 7 साल से ज्यादा की सजा है, तो उसके जो एविडेंस होंगे, फोरेंसिक एविडेंस, और जो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी उस क्राइम सीन की, वो आपके रिकॉर्ड में होनी चाहिए। अगर नहीं होती ना, मतलब वो मैंडेटरी है, ठीक है। और फ्री कॉपी एफआईआर की आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये जो आपकी जीरो एफआईआर, आपको टर्म पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखो ये हमारे गवर्नेंस से रिलेटेड है, पेपर 2 में, पेपर 3 में जो आपका एआई का टॉपिक है, ये आपके क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हो। इसके बाद देखो हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो ये जो आर्टिकल है, आप एक बार इसको फिर देख लें। ये जो आर्टिकल है ना, एक बार आप इसको खुद रीड आउट करें, और मैं अभी आपको इससे अच्छे से करवाती हूँ, क्योंकि इससे काफी अच्छे अच्छे पॉइंट बनते हैं जो आप, जिसको आप लिख सकते हो। द आर्टिकल हाईलाइट्स इंडिया रोल इन शेपिंग ग्लोबल एआई गवर्नेंस एट अपकमिंग समिट। देखो इंडिया का क्या रोल रहेगा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गवर्नेंस में। इंडिया है, ठीक है, उसको है ना कुछ चीजें मेंटेन करने के जानी पड़ती है। जैसे ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ कौन सी कंट्रीज है, जो डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है, या जिनका मतलब अभी ग्रोथ चल रहा है, ठीक है। वो जो ग्लोबल साउथ की कंट्री है, उनका जो हेड है ना, वो एज ए रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा, इंडिया करेगा। किसमें, एआई गवर्नेंस में। इंडिया को क्या देखना है कि जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए और चाइना, क्या सोच रहे हैं कि एआई पे जितनी भी गवर्नेंस का सिस्टम है उनके हैंड में चला जाए। अगर उनके हैंड में जाता है, तो जो आपका एथिकल डायलेमा है ना, इंडिया को लगता है कहीं ना कहीं वो हम हैम्पर हो सकता है। इंडिया भी एक है ना ग्लोबल लीडर का काम कर सकता है, किसमें, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गवर्नेंस में।
किस चीज को रोकेगा? आपका डिजिटल डिवाइड को। देखो डिजिटल डिवाइड क्या होता है? डिजिटल डिवाइड होता है जो गैप है किसके बीच में, आपके जैसे कि डिजिटल डिवाइड में क्या होता है, जो गैप है डेमोग्राफिक एंड रीजन में जो होता है, ठीक है, एक्सेस मॉडर्न इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेलीकॉम, ठीक है। देखो डिजिटल डिवाइड क्या होता है? डिजिटल डिवाइड का अर्थ है कि रीजनल वेरिएशन आ रहे हैं आपके, जैसे एक हिली एरिया है वहां पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं जा पा रही है, या एक साउथ अफ्रीका की ऐसी कंट्री है जहां पे इतनी डेवलपमेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं जा पा रही है, ठीक है। एक ऐसी कंट्री जिसके पास पूरे रिसोर्सेज है, तो वो कंट्री अपने अकॉर्डिंग एआई पे ग्लोब लेवल पे फैसले करेगी। तो इंडिया चाहता है कि जो ये डिवाइड है ये कम हो, ठीक है। उसके अलावा जैसे वीमेंस में और मेंस में भी आप देखते हो कि वीमेन के पास कम डिजिटल टेक्नोलॉजी है, मैन के पास ज्यादा, तो वो ये गैप जो होता है ना कि रीजन के लेवल पे हो कहीं भी हो, तो उसको बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। तो इंडिया का मेन मोटो है कि जो आपका डिजिटल डिवाइड है और ग्लोबल साउथ है ना, इन दोनों को क्या करें, लेके आए, इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन रखे। यही आपका बोल रहा है पूरे आर्टिकल में, इंडिया स्ट्रेटेजिक पोजीशन प्ले कर सकता है इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड एथिकल एआई फ्रेमवर्क में, ठीक है। इसके बाद इंडियाज रोल इन ग्लोबल एआई गवर्नेंस में सितंबर 2024 में ना क्रूशियल इवेंट हुआ था, ग्लोबल लीडर की तरह एंड स्टेक होल्डर होल्डर विल, देखो जो आपका डिजिटल डिवाइड को रोकेगा उसको बोल रहा है ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट, यानी इसका मेन मोटो क्या है, डिजिटल डिवाइड को कम करना। आपको डिजिटल डिवाइड बोल रही हूँ, समझ आ रहा है ना कि क्या उसका मोटो है। कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क होना चाहिए, ब्रीज करना चाहिए डिजिटल डिवाइड के बीच में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बीच में, सिक्योर एंड इंक्लूसिव डिजिटल एनवायरनमेंट। इसके बाद जो आपका इंटरनेशनल गवर्नेंस ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की है, वहां पे क्या है, इंडिया एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है, और इंडिया उसको फंडामेंटल राइट्स और वैल्यूज के साथ कनेक्ट कर सकता है। एआई गवर्नेंस इंश्योर, क्या इंश्योर करती है, डेवलपमेंट प्रायोरिटीज पे। अब देखो जियो पॉलिटिकल रोल, क्या मैंने बताया ना, यूएसए चाइना कहाँ उसमें एंट्री ले रहे हैं अपनी, किसमें, एआई के जो गवर्नेंस सिस्टम में। अगर वो यहाँ पे आ जाएंगे तो ये क्या नेग्लेक्ट कर देंगे, ग्लोबल साउथ के अदर रिक्वायरमेंट्स को ये नेग्लेक्ट कर देंगे, तो वहीं पे इंडिया एक मेजर रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। इंडिया का क्या है, एस लेड रेजोल्यूशन, इसका है ना, ये कोटेशंस होती हैं आपको जो लिखनी होती है, सेफ सिक्योर एंड ट्रस्ट वर्दी एआई फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एथिकल प्रिंसिपल होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और डाटा प्रोटेक्शन होना चाहिए, असेट डोमिनेशन इन एआई, ठीक है, इनहेंस करना है कॉपरेशन को, कैपेबिलिटी बिल्डिंग करनी है ऑफ एआई की। इसके अलावा क्या है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेनिफिट, डिजिटल डिवाइस में ना क्या करेगा, बेनिफिट करेगा, है ना। की प्लेयर इन ग्लोबल ट्रेड में, टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड में, ये सब इंडिया के पर्सपेक्टिव से बता रखा है। जैसे एआई में क्या है, अब देखो जैसे इंडिया ने अभी रिसेंटली क्या किया है, इंडिया विद इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग एंगेजमेंट की कहाँ पे थी, यूएन के साथ थी और आपकी G20 के साथ थी, एंड ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ है, ठीक है। ये अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहां पे हम हमारा एथिकल स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे विद एआई, ठीक है। यहाँ पे ग्लोबल साउथ की सेम बात को रिपीट कर रहा है कि ग्लोबल साउथ के बीच में ब्रिज का काम करेंगे, डिजिटल डिवाइड को रोकेंगे, ठीक है। और मतलब डिजिटल डिवाइड ग्लोबल साउथ है ना, कीवर्ड्स होते हैं, इनको आप मेंशन करोगे, यहाँ पे भी एक कीवर्ड गया है, जैसे कि यहाँ पे क्या गया आपका, एस लेड रेजोल्यूशन, यानी सेफ सिक्योर एंड ट्रस्ट वर्दी, ये आपके होने चाहिए, ट्रस्ट वर्दी एआई फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन्हीं को याद करते हैं हम, किसके लिए, एथिक्स के लिए। उसके बाद हमारा इंडियन हिस्टोरिकल लिगेसी विद यूएन, यूएन के साथ हमारी हिस्टोरिकल लिगेसी दिखा रखी है कि कैसे हम यूएनएफसीसी में अपना मतलब जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गए वहां पे हमारे पार्टनरशिप है, ठीक है। हमारा रोल कहाँ कहाँ प्ले प्ले हो रहा है, जैसे यूएन में, ठीक है, यूएनजीए में है, ग्रीन ग्रुप में है, बेसिक ग्रुप है, ठीक है, ये इसमें इंडिया का रोल है, ठीक है। इंडिया रोल ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे ग्लोबल साउथ के लिए इंडिया का रोल इंपॉर्टेंट है। तो क्या करते हैं, फेस यूनिक चैलेंजेस है हमारे आगे, ठीक है, कि हमारे पास इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, ठीक है, हमारे पास इतनी क्वालिटी की डेटा नहीं है, कैपिटल नहीं है हमारे पास, फिर भी हमें ग्लोबल साउथ को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ये हमारे लिए चैलेंजेस हैं कि हमारे पास डेटा नहीं है उतना, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसमें क्या लगेगा, कैपिटल भी इन्वेस्ट होगी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने क्या करना है कि वहां पे अपना एज एक ग्लोबल लीडर रोल प्ले करना है, ताकि हम इसमें कल को एक ग्लोबल नए ग्लोबल लीडर के रूप में सामने आए और हम जो डिजिटल डिवाइड है ना उसको कम कर सकते हैं। इसके बाद मल्टी स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, रीडिफाइंड द मल्टी स्टेक मॉडल हो गया, इंक्लूसिव होना चाहिए, आपका अंडर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए किसी ग्लोबल साउथ की, स्मॉल नॉन गवर्नमेंट एनजीओज हो गए आपके, जो आपके स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं उन सबको हम लेके आए, ठीक है। ऑल एआई सिस्टम दैट आर इंक्लूसिव फेयर, सेम बात देखो, इंक्लूसिव
फेयर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव, ये आपके ना कीवर्ड्स हो जाते हैं, इनको आप मेंशन करो। ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉज। इसके बाद यूएन चाइना का मैंने आपको बताया कि क्या सीन है इसमें, है ना। देखो हमारे लिए कंक्लूजन में क्या है कि हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए। हमें ना कंबाइन सोचना चाहिए, ठीक है। हमें ग्लोबल साउथ का भी सोचना चाहिए, डिजिटल डिवाइड का सोच और हमारे प्रॉफिट का भी सोचना चाहिए। अगर हम एआई के पर्सपेक्टिव से आगे आते हैं तो हम एथिकल डायलेमास, मतलब एथिकल जो हमारे ना सॉल्यूशन है वो देंगे, ठीक है। जैसे कि एआई को और एथिक्स को हम कोरिलेट करेंगे, फंडामेंटल राइट्स को लाएंगे, वैल्यूज को लाएंगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करेंगे, फेयर करेंगे, ठीक है। और आपके 3S का बताया था मैंने ना, सेफ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए और ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। किसमें? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आप सारे ना, जब एआई का क्वेश्चन आएगा ना, तो ये आपके एथिक्स में भी डाल सकते हो, 3F का कॉन्सेप्ट, सेफ, सिक्योर और आपके सस्टेनेबल। आप इसको है ना GS3 में भी डाल सकते हो, जहां पे एआई का पर्सपेक्टिव आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें आपके डिजिटल डिवाइड पे है पूरा आर्टिकल। इसको आप एक बार खुद से भी रीड करेंगे। आज के लिए आपके कुछ क्वेश्चंस है, आप इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। ये कल आप ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनका आप कमेंट में आंसर दें। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल की क्लास में।